ये तो होना ही था। अब ये इंतजार किया जा रहा था कि कब होगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे मुकेश सहनी, उसमें वो किसी को अपना अस्थाई दोस्त नहीं बना सके। पहले वो आरजेडी के साथ थे, लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ मिल करके लड़े थे, फिर चले गए राजद के साथ चले गए, फिर विधानसभा चुनाव के ऐन पहले जब राजद अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा था, उस समय बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके ये आरोप लगाते हुए कि मेरे पीठ में छुरा भोंका गया, और वो कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके ये चले आए, और तब फिर वो एनडीए के साथ आए थे। तो छोटी पार्टी है, ठीक है, और चुनाव लड़े, बीजेपी ने 11 सीटें दी अपने कोटे की उनको विधानसभा चुनाव में, और खुद ये चुनाव हार गए। 4 विधायक उनके जीत के आए, जिनमें एक का देहांत हो गया, 3 बचे हुए थे, और तीनों विधायकों के साथ इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई तालमेल नहीं थी, और जिस तरह से ये पार्टी चला रहे थे वो लगता नहीं था कि कोई राजनीतिक दल है, क्योंकि इनको राजनीति का अनुभव नहीं है। ये बॉम्बे में फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, वहाँ बहुत पैसा कमाया, और अचानक बिहार आ गए और फिर यहाँ राजनीति शुरू की, और पैसे की राजनीति शुरू की। पैसे के बल पर लोगों को जमा किया, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, ये सब कर करके अपनी ताकत का एहसास कराया कि हम मल्लाह हैं, तो मल्लाहों की ताकत हमारे साथ है। जाति आधारित राजनीति इन्होंने शुरू की बिहार में। बिहार में वैसे भी जाति आधारित राजनीति के लिए प्रदेश बदनाम रहा है, तो उसी धारे पर ये भी चल पड़े, और जब गठबंधन में आ गए उसके बाद लगातार गठबंधन के खिलाफ ये बयान देते रहे। इनकी कोशिश ये थी कि ये जीतन राम मांझी जो हैं हम पार्टी के अध्यक्ष, उनको साथ लेकर के एक अलग गुट एनडीए के अंदर बनाया जाए और दबाव की राजनीति हो। तो जीतन राम मांझी मंजे हुए राजनेता हैं, वो सब दुनिया उन्होंने देखी है, समझदार हैं, तो वो इनके उसमें नहीं आए, इनके झांसे में, और वो मिलते जुलते जरूर रहे मगर इनके साथ नहीं आए, साथ नहीं दिया उन्होंने। और अंत में ये नतीजा आया कि यूपी चुनाव में जिस ढंग से ये गए और जमानत जब्त करा के लौटे, जेडीयू भी वहां लड़ी चुनाव यूपी में, मगर कोई खटास नहीं हुई। जेडीयू शुरू से लड़ती रही है यूपी में बीजेपी के खिलाफ, दूसरे प्रदेशों में भी, दिल्ली में भी बीजेपी के खिलाफ जम के उसने विधानसभा चुनाव लड़ा था। मगर ठीक है कि बिहार में उनका गठबंधन है, दूसरे प्रदेश में नहीं है, तो लड़ते हैं, उससे कोई दोनों के रिश्ते में कोई खटास नहीं आती है। मगर ये जिस ढंग से वहां गए और बीजेपी के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से अभियान शुरू किया, और खास करके उनके जो नेता हैं वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर लगाए, बिहार में भी पोस्टर लगा दिए, तो इससे लेकर के रिश्ते इनके अच्छे नहीं रहे, बीजेपी के साथ अच्छे नहीं रहे। एक बात और इसमें जोड़ना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव ये हार गए, उसके बाद बीजेपी ने फिर इनको अपने कोटे से एमएलसी बनाया, विधान परिषद में लाया, और तब ये मंत्री बने, वो भी बीजेपी के कोटे से ये मंत्री का पद इनको दिया गया। तो बीजेपी ने इतना इनके ऊपर ये किया, माने प्रमुखता दी, इनको बढ़ावा दिया, आगे लाया। मगर इन्होंने क्या किया, अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने बयान दिया कि तेजस्वी यादव को मैंने ऑफर दिया कि हम लोग मिल करके सरकार बनाएं, आप सीएम बनिए, मैं डिप्टी सीएम बनूं, और ये नीतीश सरकार में मंत्री हैं, और नीतीश सरकार का मंत्री ये बयान दे रहा है कि नेता विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बनाने की बात कर रहा है। इस तरह से लगातार ये सरकार को, बीजेपी को, नीतीश कुमार को संकट में डालने वाले बयान देते रहे, उनको लांछित करने वाले बयान देते रहे, तो इनसे कोई खुश नहीं था। इसीलिए, और अंत में नतीजा ये आया कि राजद ने भी इनको डिसोन कर दिया। आज राजद भी इनके साथ खड़ा नहीं है, बीजेपी ने भी इनको छोड़ दिया। बीजेपी के इनके जो विधायक थे वो सारे बीजेपी में कल शामिल हो गए। तो अब इनका कोई विधानसभा में खाली हो गई, वीआईपी पार्टी का कोई भी वहां प्रतिनिधि नहीं है। एमएलसी ये अकेले हैं वहां विधान परिषद में, वो भी जुलाई में टर्म पूरा हो जाएगा, दोबारा चुन के आने की कोई इनकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो ये एक तरह से इनका राजनीतिक अवसान हो जाएगा शिखर पर चढ़ने के पहले ही। मंत्री बन गए, मंत्री रहे इतने दिन, और अब ये इनकी राजनीति, अब अगली राजनीतिक पारी कैसे होती है, किसके साथ होती है, ये देखना थोड़ा रोचक होगा। मगर वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा दिया, हम गरीब थे, मेहनत करके हमने पैसा कमाया और यहाँ आए, सेवा करना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे, तो लोगों ने हमको हमारे रास्ते में कांटे बोए, हमारा साथ नहीं दिया, हमारी ताकत बढ़ने लगी थी,
तो उसे दूसरे दल वाले घबरा रहे थे, तो इसलिए हमको दबाया गया जानबूझ के, मेरी पीठ में छुरा भोंका गया। ये बयान आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, तो आज भी ये पुराने आरोप उन्होंने दोहराए हैं। मगर ये वो जवाब नहीं देते हैं कि आप सरकार में मंत्री हैं और विपक्ष के साथ मिल करके सरकार बनाने की बात कैसे करते हैं। कोई सरकार, कोई पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। तो अपनी गलती ये नहीं देख रहे और सारा दोष एनडीए के मत्थे, खास करके बीजेपी के मत्थे मरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रहमो करम पे जरूर हैं वो, और सबसे छोटी पार्टी है नीतीश कुमार। बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई, सेकंड नंबर पे आरजेडी हो गई और तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू। मगर इसके बावजूद नीतीश कुमार का जो तेवर है वो वही है। बीजेपी के नेताओं में की हैसियत अभी भी वो नहीं है कि नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अभी भी नीतीश के सामने जब वो बीजेपी के नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या कोई भी हो, जब खड़े होते हैं तो हाथ बांध के ही खड़े होते हैं। तो ये तो नीतीश का एक अपना व्यक्तित्व है कि उन्होंने ऐसा बना रखा है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में सीटें जरूर बढ़ गई हैं बीजेपी की, मगर नेतृत्व विहीन हो गई है बीजेपी बिहार में, एक तरह से कहा जाए। क्योंकि सुशील मोदी को दिल्ली ले गए पार्टी वाले, वहाँ राज्यसभा का मेंबर बना दिया, बिहार की राजनीति से एक तरह से उनको कट ऑफ कर दिया है। मगर उनकी जगह कोई नहीं ले पाया बिहार में, और वो भी थे तो नीतीश कुमार के यश में नहीं थे, सुशील मोदी भी। और जो दूसरे आए हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, 2 डिप्टी सीएम इस बार हैं, तो दोनों के दोनों मतलब बोल भी नहीं पाते हैं नीतीश के सामने, कुछ पार्टी की ओर से रख भी नहीं पाते हैं। इसको लेकर के बीजेपी के अंदर बड़ा असंतोष है, खास करके कार्यकर्ताओं में, मंत्रियों में भी। अधिकारी नीतीश को छोड़ करके किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। ये विधानसभा से लेकर के और तमाम फोरमों पर ये बात लगातार बीजेपी के लोग और दूसरे दलों के लोग भी उठाते रहे कि अधिकारी बात नहीं सुनते। अभी तो विधानसभा में बड़ा अप्रिय स्थिति पैदा हो गई थी। अभी सेशन यहाँ चल रहा है बिहार में, लखीसराय जहाँ से विधानसभा अध्यक्ष चुन के आते हैं, वो निर्वाचन क्षेत्र है उनका, वहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, कोविड के दौरान हुआ वो कई महीना पहले। तो उसमें पुलिस ने आयोजक को नहीं पकड़ा, उसमें जो इनके समर्थक कुछ देखने गए थे प्रोग्राम, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और जब ये गए, इन्होंने पुलिस वालों से पूछताछ की तो वहाँ के डीएसपी ने बड़ा दुर्व्यवहार किया इनके साथ। ये विधानसभा अध्यक्ष की स्थिति है कि डीएसपी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, और ये कहते रह गए, कोशिश करते रह गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस डीएसपी पे। फिर विधानसभा में विपक्ष के साथ मिलकर के बीजेपी वालों ने ये मुद्दा उठाया, हल्ला हंगामा हुआ, और उसके बाद नीतीश कुमार का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। इतना कस करके उन्होंने डांटा विधानसभा अध्यक्ष को सदन के अंदर कि कोई मुख्यमंत्री अध्यक्ष को ऐसा बोल सकता है, ये पहली बार बिहार विधानसभा में देखा गया। एक तरह से बिल्कुल जलील कर दिया। इससे नाराज होकर के एक दिन तक विधानसभा अध्यक्ष आए नहीं सदन में, दूसरे जो पीठासीन पदाधिकारी थे वो चलाते रहे सदन। फिर दोनों के बीच पैचअप हुआ, अंत में डीएसपी का ट्रांसफर किया गया, तब फिर बात बनी है। तो ये है, बीजेपी के अंदर भयानक असंतोष है और उनकी बात कोई नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, ना जेडीयू के मंत्री। तो ये अभी भी दबदबा है नीतीश का। नीतीश के दबदबे में कोई कमी नहीं है। सारे विभागों के जो सेक्रेटरी हैं वो नीतीश को रिपोर्ट करते हैं, अपने विभागीय मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते। वो गाइड होते हैं मुख्यमंत्री से, रिपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही वो करते हैं। तो मंत्री सिर्फ एक शोभा की वस्तु बन गए हैं जो बीजेपी के मंत्री हैं, या जेडीयू के मंत्री भी। 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए जेडीयू में, तो बाकी मंत्रियों की स्थिति है कि बस आप शोभा की वस्तु बने रहिए, माननीय मंत्री जी कहलाते रहिए, इतनी भर उनकी हैसियत है। तो ये कब विस्फोट होगा ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, मगर बहुत समय नहीं है, ये विस्फोट जल्दी ही होगा। और तब फिर बिहार की राजनीति एक नया टर्न लेगी, एक नया उथल पुथल होगा, एक नया चीज, कुछ इसमें से कुछ नई चीज निकलेगी। तो उस समय फिर देखना होगा कि कौन किसके साथ जाता है, कौन कहाँ खड़ा रहता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।